अस्सलाम वालेकुम, मैं वनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल एंग्लास नावल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों को नए साल की तमाम खुशियाँ मुबारक करे। तो आज मैं हाजिर हूँ जैसे कि वादा किया था नागवली के एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवेल कैसी लगी आप लोगों को ये लाज़मी बताइएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नॉवेल के लिए। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। रात की गहरी स्याही में जंगल मुकम्मल खामोश था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक घना सन्नाटा। जंगल के हर दरख्त पर पत्ते, हर शाख पर संग दिल स्याहों की मानंद छाया हुआ था। चाँद की मद्धम किरणों में एक सरापा नूर, एक देवी सिफ़त मख़लूक़, वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसके जिस्म से रानाइयाँ झलक रही थीं, जैसे ज़मीन और आसमान की सरहद पर कायम हो। वो सरापा हुस्न कौन थी और रात के इस पहर जंगल में क्या कर रही थी? वो नाकन थी, एक ऐसी हस्ती जिसकी सिर्फ़ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। रात की चाँदनी में वो नागिन एक ख्वाब की मानंद जलवागर थी। उसका रंग गोया चाँद की नर्म रोशनी से भी ज़्यादा नर्म और हल्का-सा सुनहरी माइल सफ़ेद था, जिस पर जैसे मोती की झलक सी हो। उसके सोने से चमकते सुनहरे लंबे बाल हवा में रेशमी धागों की तरह बह रहे थे। उसकी पतली कमर जिसे किसी मुजस्समा साज़ ने कमाल महारत से तराशी हो, मुकम्मल तवाज़ुन और नरमी की अलामत थी। उस पर वो सुनहरी रंग का नागन लिबास, जो जादुई अंदाज़ में उसके जिस्म से लपेटे हुए था, रोशनी की हर ज़र्रे को जज़्ब करके उसे चमकदार शहज़ादी की मानंद दिखा रहा था। और सबसे हसीन उसकी सुरमई आँखें, जो रात के अंधेरे में भी सितारों की तरह दमक रही थीं, जो गहरी और पुरस्कार थी। उनमें ऐसी चमक थी कि जो किसी के दिल की गहराइयों तक जा पहुँचती। एक निगाह में मोहब्बत, दर्द और बेपनाह ताकत की चमक दे रही थी। वो आँखें जो हर अच्छे-बुरे राज की गवाह थीं, वो हर नज़र को जादुई गिरफ्तार कर लेने की भी खूब सलाहियत रखती थी। उसके बदन से रोशनी की ऐसी किरणें फूट रही थीं कि चाँद भी शर्माता दिखाई दे रहा था। उसकी वो नरगिसी आँखें जैसे 2 जलते हुए अंगारे पूरी फ़िज़ा को मुंजमद कर रही थीं। वो नागिन अपने कदीम खून का रक़्स पेश कर रही थी। हर घुमाव, हर पल में हज़ारों बरसों की कहानियाँ पिन्हा थीं। एक ऐसी हकीकत जो इंसान की समझ से बाहर थी। इस रक़्स की ताकत इतनी थी कि जंगल के कोने-कोने में खून जम गया, जानवरों के दिलों में सर्द हवा दौड़ गई और फ़िज़ा में बिजली की तरह एक खौफ़नाक खामोशी छा गई। उसकी आस्तीनों में फूलों की तरह लहराते अंगूठे और पाँव नर्म रेत पर फिसल रहे थे। हर कदम से फ़िज़ा में ऐसा रोब पैदा हो जाता था कि जिसमें जंगल में वो रक़्स कर रही थी, वहाँ का हर जानवर एक बेजान पत्ते की मानंद सन्नाटे में ढल गया था। हर तरफ खौफ़ की खंजर सी छा गई थी और एक सन्नाटा सा था जो मौत की पेशगी की खबर दे रहा था। रक़्स के आखिरी झोंकों ने शायद उसके जिस्म से तवानाई छीन ली थी। वो एक सुनसान दरख्त के साए तले धीरे से टेक लगाकर बैठी। चाँदनी की नर्म रोशनी में उसका चेहरा किसी हीरे की मानंद जगमगा रहा था। सांसों की वो रवानी जिसे शब्द के खामोश गीत बजा रहे हों। उसके चेहरे पर एक मुहब्बम सी मुस्कान थी, जो खुशी और उदासी का अजीब इम्तिज़ाज थी। खुशी इसलिए कि वो अपनी ताकत को बाखूबी महसूस कर रही थी। आज वो इस काबिल हो चुकी थी कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकती थी। अपने वजूद की कुदरती चमक में गुम थी और उदासी इसलिए कि वो तन्हा थी।
تنہائی کی وہ گہرائی جو ہر لمحہ اس کے دل کو دھڑکنے نہیں دیتی تھی۔ ناگن کی آنکھوں میں ایک دھندلی سی چمک تھی، جیسے زندگی کی تلخیوں نے اس کے اندر چھپے درد کو چھپا لیا ہو، لیکن اس کی روح میں ایک اندھک مقصد چل رہا تھا، ایک ایسی تپش جو اسے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کا حوصلہ اور عزم اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ تنہا تھی، مگر اس تنہائی میں بھی ایک بے مثال طاقت چھپی ہوئی تھی، وہ طاقت جو انسانوں کی سمجھ سے بالکل پرے تھی۔ اچانک اس کی مسکان ماند پڑ گئی، آنکھوں میں اداسی کی گہرائی نے گھر کر لیا۔ کچھ لمحے کے لیے اسے ماضی کی تلخیاں یاد آئی تھیں۔ وہ تنہا بستی بن میں گھوم رہی تھی، پھر یوں ہوا کہ جھونکے نے اس کے سنہری بالوں کو ہلایا کہ وہ لمحہ ایک خوفناک سناٹے میں ڈھل گیا۔ ہر سانس کے ساتھ دل میں ایک بے یقینی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ناگن نے اپنے آنسوؤں کو بے آواز چپکایا، جیسے درد کو خود میں دفن کر لیا ہو۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، چاندنی کے سائے میں اس کی سنہری جلد اور سنورے ہوئے بال جگمگا رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور پتلی کمر پر لپٹی ہوئی سنہری چادر جیسے کسی جنگل کی شہزادی کی تابناک پہچان ہو۔ اب وہ صرف ایک ناگن نہیں، بلکہ ایک انتقام کی دیوی تھی، جو اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے بدلنے کا پکا عزم لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عہد تھا، کبھی بھی کسی کو معاف نہ کرنا جو اس کے خوابوں اور مقصد کو تار تار کرے گا یا اس کے راستے کی دیوار بنے گا۔ وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کا بدلہ نہ صرف اس کی ذات کی حفاظت ہے، بلکہ اس کی روح کا انتقام بھی ہے۔ اس کے قدموں میں طاقت تھی، اور آنکھوں میں وہی روشنی جو کسی طوفان کو بھی خاموش کر دے۔ آج کا دن سے شروع تھا ایک نیا سفر، جہاں وہ اپنی قسمت کو شکست دے کر اپنی تقدیر کے بادشاہیت کی طرف بڑھے گی۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا، وہ اپنا بدلہ لے کر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیا یہ تنہائی اس کے لیے نجات تھی، یا موت کی پیشگی کی صدا؟ یا وہ اپنی تقدیر سے بچ سکے گی، یا اس کا مقدر اسی تنہائی میں اسے مزید دھسا دے گا؟ مگر ایک بات تو طے تھی، اس کی زندگی کا مقصد ابھی تک ادھورا تھا، اور وہ اس راہ پر چلنے کے لیے اب بالکل تیار تھی، چاہے کتنی ہی تاریکی اسے گلے لگائے۔ رات کے سناٹے میں ناگن کی آنکھوں میں ایک چمک جل رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے راز کی گواہ ہو جسے سمجھنا محض انسانوں کی بس نہ تھی۔ یہ منظر نہ صرف خوفزدہ کن تھا، بلکہ ایک راز تھا، ایک انتہا پر پراسرار کہانی کا آغاز، جہاں روشنی اور سیاہی، انسان اور مافوق الفطرت، حقیقت اور افسانہ کا سرحدی منظر ہے۔ یہ منظر نیپال کے ترقی یافتہ شہر نیرمتال کے پیش نظر ہے، جہاں بڑے بڑے رئیس زادوں کی رہائش گاہ موجود ہیں۔ دھوپ ڈھلنے کو تھی، سمندر کی نرم ہوائیں دفاع کو پرشکوہ گلیوں سے گزر کر اس عالیشان حویلی کے زینے کو چوم رہی تھیں، جو کسی راج محل کا گمان دیتی تھی۔ یہ کوئی عام رہائش نہ تھی، یہ راجا رنجیت ٹھاکر کا محل تھا، جس کے در و دیوار پر وقت کی امیری سانس لیتی تھی۔ سنگ مرمر سے تراشے گئے اونچے ستون، کنندہ کاری سے سجے دروازے اور تفلے دار جھروکے کسی نوابی دور کے گواہ تھے۔ باغیچے میں کٹاؤ سے تراشے گئے فوارے، قطار میں کھڑے نخلستان اور دور تک بچھے قالین نما سبز دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ محل کے اندر چیز سلیقے سے آراستہ قیمتی فانوس کی روشنی میں نہایا ہوا ہال، سونے کا کام کرنے والے فرنیچر اور پرانے زمانے کے شاہانہ ساز و سامان موجود تھے۔ اسی پرسکون ماحول میں ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ مٹیالے رنگ کی اجرک پہنے، ہاتھ میں چھری تھامے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں لیے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا ہوا مرکزی ہال کی طرف بڑھا۔
खिदमतगारों ने उसे पहचान लिया था। ये गांव का पुराना वफादार मुंशी बुर्जनाथ था। नमस्कार अर्ज है राजा ठाकुर। उसने दोहरा होकर अदब से माथा झुकाया। अंदर हॉल के वसत में संगे मरमर के झिलमिलाते फर्श पर, मखमल के आरामदेह सोफे पर सफेद कुर्ते में मलबूस बारिश और वक़ार शख्सियत बैठी थी। राजा ठाकुर रंजीत, जिसे सब राजा ठाकुर कहकर पुकारते थे। आ गया तो मुंशी, गांव से क्या खबर लाया है? राजा ठाकुर ने वजाहत और अपनी गंभीर आवाज में पूछा, जिसमें वक्त का रौब झलक रहा था। मुंशी ने एक लम्हा तौकफ किया, आंखें नीचे की, जैसे अल्फाज चुनता हो। राजा ठाकुर, इस बार गांव से कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। मुंशी ने सर झुका लिया। गांव से खबर की आमदोरफ्त का वाहिद जरिया यही एक शख्स था। फिजा में एक लम्हे को खामोशी छा गई। मुंशी की बात सुनते ही ठाकुर राजा रंजीत की भवें सिकुड़ गईं। हाथ में थामे सिगार को राख दान पर मारा और गहरी सांस ली। मुंशी ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, खबर ये है राजा ठाकुर, गांव में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोतवाली अब खुलकर किसानों से मौसूल वसूलते हैं, वो भी जरूरत से कहीं ज्यादा। रियाया परेशान है और सबकी नजरें आपकी वापसी पर लगी हैं। उसने एक नजर उठाकर राजा ठाकुर को देखा। वो जानता था राजा ठाकुर का गांव लौटना अब नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। ठाकुर राजा रंजीत लम्हे भर को मौन साधे रहे, फिर बोलना शुरू किया। गांव के कोतवाल को तो मैं यूं सीधा कर दूंगा, जिस थानेदार को मैंने नौकरी दिलाई थी वही आज मेरे किसानों से मौसूल मांग रहा है। नालायक, अपनी औकात भूल गया है शायद। मैं उसकी वर्दी उतरवा दूंगा। वो आतिश फिशां लहजे में गोया हुए। एक लम्हा तौकफ के बाद वो जेब से शादी का कार्ड निकालता है। और ये आपके पुराने दोस्त विजय सिंह की बेटी की शादी का दावतनामा भी साथ लाया हूँ। तमाम मोअज़्ज़िज़ को बुलाया गया है। खास तौर पर आपकी शिरकत की ताकीद की गई है। राजा ठाकुर कार्ड पर नजर डालते हैं, फिर हल्का सा मुस्कुराकर एक गहरी सर्द भरी सांस लेते हैं। गांव जाना मुमकिन न होगा। राजा ठाकुर कुछ देर गहरी सोच के बाद बोले, राजा ठाकुर इस बार आपका आना दरकार है, वरना मसले कभी हल न होंगे। मुंशी की बातों में कोई गहरा राज छुपा था शायद। मगर तुम्हारी ठकुराइन जी को कैसे मनाऊं? वो तो गांव का नाम सुनते ही बेसूध हो जाती है। उस रात के बाद से तो जैसे उनके दिल पर ताला पड़ गया हो। मुंशी ने धीमी आवाज में कहा, जी ठाकुर जी, वो भयानक हादसा नाकाबिले फरामोश है। राजा ठाकुर संगीन लहजे में गोया हुए। उस रात ने ना सिर्फ उसे बल्कि मेरे पूरे घराने को बदल कर रख दिया था। खैर, अब अगर वक्त ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। और जो साए माजी से चिमटे हैं उनसे आंखें भी मिलानी होंगी। मुंशी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर होंठ भींचकर आहिस्ता से बोला, राजा ठाकुर, एक और बात है। शायद वो नागन लौट आई है। ये सुनकर ठाकुर राजा रंजीत का चेहरा यकायक जर्द पड़ गया। खामोशी की एक सर्द लहर मुंजम्मा पर तारी हो गई। सिगार हाथ से छूट गया और निगाहें खला में गुम हो गई, जैसे किसी पुराने खौफ ने सदियों बाद दोबारा जन्म लिया हो। अचानक फिजा में खामोशी सी छा जाती है। हवाओं में एक अनजानी बेचैनी फैलती है, जैसे गांव की तरफ कोई उनका अनदेखा खतरा उनका मुंतजिर हो। कहानी का वो बाप जो सब भूल चुके थे, एक बार फिर खौफ की रोशनाई से लिखा जाने वाला था। इस बार शायद अंजाम और भी हौलनाक होना था।
آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ ناول آپ لوگوں کو ناول کا اسٹارٹ کیسا لگا، پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔